पिछली क्लास में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है तो ही उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। बट पीरियोडिक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा इन्वर्स एग्जिस्ट? क्योंकि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा ही नहीं। एक्स की बहुत सारी वैल्यूज पे वाई की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स में 30 पे ले लो, फिर उसके बाद 180 माइनस 30 यानी 150 पे ले लो, तो इनमें सब में जो है वो मैनी वन फंक्शन बनेगा साइन एक्स का। तो पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी हम इसको प्रॉपर्टी में लिख लेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन होते क्या है, पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी पीरियोडिक फंक्शन। अब इसके बारे में लिख लेते हैं कि कौन सा फंक्शन होता है, उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड, राइट डाउन, अ फंक्शन f of x is called periodic function a function f(x) is called periodic function if there exists a positive number t। ये जो कैपिटल T है इसी को हम पीरियड बोलते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कॉल्ड द पीरियड ऑफ अ फंक्शन। सच दैट अगर f ऑफ x प्लस टी की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल है, अगर f ऑफ x प्लस टी की वैल्यू f ऑफ x प्लस टी की वैल्यू अगर f ऑफ x की इक्वल है, ये कंडीशन होती है तो हम बोलते हैं ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन। अगर ये कंडीशन कहीं फॉलो कर रही है कि f ऑफ x प्लस टी की वैल्यू f ऑफ x की इक्वल है फॉर ऑल रियल, फॉर, यहाँ आगे भी लिख लेते हैं, फॉर all values of x, for all values of x within the domain of x। मतलब x, पहली बात तो डोमेन के अंदर तो x को होना ही पड़ेगा। तो पहले हम क्या से देखेंगे कि x का डोमेन क्या है और x के डोमेन से जो भी x की वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, f ऑफ x प्लस टी अगर f ऑफ x की इक्वल आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, ऐसे फंक्शन को हम बोल देते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अभी एक एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा बात क्लियर होगी कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी और एफ एक्स का क्या मतलब है। टी जो है वो लीस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे कम और पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स है या कॉस एक्स है या सेक एक्स है। अभी हमने देखा था, अभी हम चेक भी कर लेंगे, ये कॉसेक एक्स है। इनके जो पीरियड होते हैं ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ये जितने भी दिए हुए हैं ये सारे के सारे आर पीरियोडिक फंक्शन। हैविंग पीरियड कितना होता है इसका पीरियड, 2 पाई। 2 पाई के बाद ये अपनी पोजीशन को जो है चेंज करते हैं। और अगर 10 और कॉट के बारे में बात की जाए, y इक्वल टू 10x या फिर कॉट x कुछ इस तरीके का हो, तो ये भी पीरियोडिक होते हैं, आर पीरियोडिक हैविंग पीरियड पाई। तो 10 और कॉट जो है वो ऐसे फंक्शन है जिनका पीरियड पाई होता है। क्यों ऐसा हो रहा है देखो, अगर हम एग्जांपल जो अभी हमने ये ऊपर लिखी कंडीशन, अगर मान लेते हैं हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स ले लेते हैं, तो साइन एक्स को अगर हम देखें तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स कितना होगा, तो साइन एक्स हो जाएगा। फिर एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स कितना होगा, पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना। पाई प्लस एक्स का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस आ जाएगा। 2 पाई प्लस एक्स, साइन एक्स जा रहा है, पहले यहाँ पर आया, फिर उसके बाद 2 पाई के बाद फिर यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो फिर साइन एक्स हो गया। फिर अगर 3 पाई में जो जोड़ोगे तो फिर माइनस आ जाएगा। फिर अगर 4 पाई की बात करोगे तो फिर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन
कब कब जो है वो साइन एक्स दे रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी कब एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो रहा है। तो हम अगर ध्यान से देखें तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स की इक्वल भी हो रहा है, वो एफ ऑफ 4 पाई प्लस एक्स की इक्वल हो रहा है, वो एफ ऑफ 6 पाई प्लस एक्स की इक्वल भी हो रहा है। या अगर हम यहाँ पर मान लीजिए अगर हमने साइन ही लिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स या साइन 2 पाई प्लस एक्स, और यहाँ पर भी हम इसको ले लेते हैं साइन एक्स। इसको हमने क्या ले लिया कि ये जो है वो साइन एक्स है। तो ये सब 2 पाई 4 पाई या 6 पाई आगे जितने भी करोगे वो सारे साइन एक्स के इक्वल हो रहा है। तो ये एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये क्या है एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स है, यही तो लिखा है एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। ये क्या है एफ ऑफ 4 पाई प्लस एक्स है। तो यहाँ पर 2 पाई प्लस एक्स और फिर आ गया 4 पाई प्लस एक्स, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब जो मिनिमम टी की वैल्यू है अगर हम इसको करें तो ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस टी है, हो सकता है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टी भी हो, 3 टी भी हो, ये सारे के सारे इक्वल होंगे। तो इसमें से हम कौन सा ले लेंगे, जो कम वाला होगा। पॉजिटिव होना चाहिए, कोई पूछेगा कि भाई माइनस टी वाला भी तो ले सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि टी जो है वो हमेशा कौन सा लेना है हमको, पॉजिटिव वाला ही लेना है। मिनिमम होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक। तो जो टी है वो क्या हो जाएगा 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो पीरियड जो है वो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ साइन एक्स। इसी तरीके से आप किसी का भी चेक कर सकते हैं, चाहे आप कॉस ले लीजिए, चाहे कॉट सेक ले लीजिए या कॉसेक, सभी का पीरियड 2 पाई होगा। और अगर बात टेन या कॉट की करोगे तो हमेशा पीरियड जो है वो पाई आएगा। 10 पाई प्लस एक्स 10 एक्स, 10 पाई प्लस एक्स 10 2 पाई प्लस एक्स 10 3 पाई प्लस एक्स, वो पाई के बाद ही अपनी पोजीशन रिपीट करने लगता है। अगर आप ग्राफ में भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ग्राफिकली आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ग्राफिकली अगर हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, ग्राफिकली लिख लेते हैं यहाँ पे कि अगर फंक्शन जो है वो जो ग्राफ जो है अपनी एक फिक्स इंटरवल के बाद अगर अपनी पोजीशन रिपीट करता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पर लिख लेते हैं इफ द ग्राफ रिपीट एट फिक्स्ड इंटरवल, if the graph repeat at fixed interval then function is said to be periodic। ठीक है, एंड इट्स पीरियड, और उसका पीरियड क्या होगा, जो उसकी विड्थ है ना वो पीरियड हो जाएगा। एंड इट्स पीरियड इज द विड्थ ऑफ द इंटरवल। जैसे मान लो कि साइन एक्स के बारे में भी हमने इतनी सारी बातें की, अगर हम साइन एक्स का ग्राफ देखें तो कुछ इस टाइप से साइन एक्स का ग्राफ बनता है, ऐसे ही तो बनता है ना साइन एक्स, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे तो जाएगा। तो 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से पाई में नहीं चेंज हो रही पोजीशन, जब 0 से 2 पाई तक आते हैं आप तो यहाँ तक ये पोजीशन है, फिर उसके बाद ये रिपीट करता है पाई से लेके 2 पाई से लेके 4 पाई तक। तो 0 से 2 पाई में ये रिपीट कर रहा है अपनी पोजीशन को, तो इसका मतलब ये जो इसकी विड्थ है ये इसका पीरियड हो जाएगा। इसकी विड्थ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ कितनी है 2 पाई, तो इसलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जो विड्थ होती है वो क्या कहलाती है, पीरियड कहलाती है। अब बात क्लियर हो रही है। तो चाहे आप साइन का देख लें, कॉस का देख लें, टेन का देख लें, कॉट का, किसी का भी देख लें, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जिनका पीरियड फिक्स होता है, वो भी अभी हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये हमको ध्यान रखना है कि इस टाइप से अगर फंक्शन हमको दिखता है या ग्राफ में अगर हमें चेक करना पड़े तो हम चेक कर सकते हैं। बस टी जो है वो लीस्ट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, बस इस बात का हमको और ध्यान रखना है। क्लियर, क्लियर है। अब लिख लेते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन।
पीरियोडिक फंक्शन पे भी क्वेश्चन बहुत सारे जेई में पूछे गए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल है ये, तो इसलिए इसका खास ध्यान आपको रखना है। वैसे ये फंक्शन ही पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हमने इसको बड़े आराम से किया हुआ है, तो आपको भी बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। एक एक पॉइंट क्लियर होगा अगर आप ढंग से इसको पढ़ेंगे और उसके बाद इसको रिवाइज करेंगे, याद रखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले लिख लेते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन का पीरियड हमको टी पता है, तो जब तक एफ ऑफ, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि एफ ऑफ एक्स का पीरियड हमको पता है कि टी है, तो एफ ऑफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन का पीरियड भी टी ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्या बोला मैंने कि अगर एफ एक्स का पीरियड जो है वो टी है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन का पीरियड भी टी रहेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू का पीरियड भी टी रहेगा। मतलब जब तक हम किस पे चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम चेंज नहीं करेंगे एक्स में, तब तक पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि भाई y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका पीरियड क्या होगा, तो आंसर होगा 2 पाई। अगर मैं बोलूँगा साइन एक्स और अलग से प्लस वन है, तो इसका पीरियड क्या होगा, तब भी आंसर होगा कि इसका पीरियड तब भी 2 पाई होगा। साइन ऑफ, आगे बढ़ जाऊँ, अगर मैं बोलूँगी साइन ऑफ एक्स प्लस 5 है, या एक्स प्लस, एक्स के साथ प्लस नहीं है, साइन ऑफ एक्स के साथ प्लस नहीं है, साइन एक्स है प्लस 1000 है, तो उसका पीरियड भी क्या होगा, 2 पाई होगा। जब तक एक्स में चेंज आप नहीं करोगे तब तक पीरियड चेंज नहीं होता है। अगर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो जब तक एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स में कोई चेंज का मतलब या तो उसमें मल्टीप्लाई हो या तो डिवाइड हो, तो अगर हमने साइन एक्स की जगह साइन 2 पाई कर दिया, साइन 2 एक्स कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई किया ना, तो पीरियड जो है वो जस्ट हाफ हो जाएगा। मतलब जो भी टी है वो टी अपॉन जो मल्टीपल है वो डिवाइड कर देता है उससे, तो टी अपॉन, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि साइन के एक्स का पीरियड क्या होगा, तो टी अपॉन के, मतलब जो भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो जो ओरिजिनल वाला है उससे डिवाइड कर दो, जो ओरिजिनल का पीरियड है उससे डिवाइड कर दो। ये बात यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर समझते हैं कि ऐसा होता क्या है, क्यों है ऐसा। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, if f of x is periodic with period t, एक फंक्शन हमने ले लिया है f of x जिसका पीरियड t है, और हमें निकालना है देन f of ax प्लस b का पीरियड, देन f of ax प्लस b वेयर a b जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन भी साथ में गिवन है, इज ऑल्सो पीरियोडिक, मतलब ये जो फंक्शन है ये अभी भी पीरियोडिक ही रहेगा। अगर एफ एक्स था तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी भी पीरियोडिक रहेगा विद पीरियड, लेकिन पीरियड चेंज हो जाएगा, पीरियड चेंज होके क्या बन जाएगा, टी अपॉन ए जो है उसका मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ ए क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पीरियड को पॉजिटिव लेना है। मान लिया अगर माइनस ए की वैल्यू माइनस की हो गई -2x, तो हम पीरियड को माइनस थोड़ा ना बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये जो है वो पॉजिटिव ही है, तो इसलिए जो है टी अपॉन ए हो जाएगा। पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें साइन एक्स का पीरियड पता है कि इसका पीरियड कितना है, साइन एक्स का पीरियड कितना है, तो वो हो गया 2 पाई। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा कि साइन ऑफ एक्स और प्लस इस साइन ऑफ एक्स में जो है पूरे के साथ हमने 100 ऐड कर दिया, तो इसके पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, ये पीरियड 2 पाई ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि साइन ऑफ 2x, अब इसका पीरियड कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2। बात समझ में आ रही है। अगर मैं कह देता कि साइन एक्स बाई 2 का पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड क्या हो जाता, टी अपॉन 1/2, और टी की वैल्यू खुद 2 पाई है, तो आंसर क्या हो जाता, 4 पाई। बात क्लियर हो रही है कि जो डिवाइड है, जो अपॉन में है उसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में चला जाएगा। x/4 है तो क्या बन जाएगा, 2 पाई अपॉन 1/4, यानी कि 4×2=8 पाई हो जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो जब भी x में चेंजेस होंगे, जो भी x का मल्टीपल होगा उसी से यहाँ पर डिवाइड कर देना है, बस हमको इस बात का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अगर उस x में कोई चेंज नहीं है, पीरियड रिमेन्स सेम।
यहाँ x में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2π/2। अगर साइन 2x प्लस 1 भी हो जाए या -1 हो जाए तो भी पीरियड में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। तो अब बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि अगर f(x) का पीरियड जो है वो t है तो f(x) प्लस करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, किसी के साथ कुछ भी वैल्यू कांस्टेंट प्लस माइनस कर दो तो उसके पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि x में चेंज नहीं करोगे। ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए f(x) का पीरियड जो है वो t है तो f(x प्लस 1) या f(x माइनस 1) या f(x यानी 2f(x) कर दो, डबल कर दो उस फंक्शन को, तो भी पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर x की पोजीशन में आपने डबल किया है तो फिर पीरियड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात क्लियर हो रही है। तो ये जो हमने लिखा है ये कैसे हमको पता कैसे चला, इसके लिए हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं प्रूफ, इसका छोटा सा प्रूफ है वो लिख लेते हैं। हमने a को मान लिया पॉजिटिव है तो f(x प्लस टी की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, f(x) की इक्वल, क्योंकि f(x प्लस टी f(x) की इक्वल होगा, क्योंकि f(x) क्या है, पीरियोडिक है। अगर f(x) पीरियोडिक होता है तो अभी हमने ऊपर लिखा था कि अगर f(x) पीरियोडिक है तो f(x प्लस टी f(x) की इक्वल होगा। और अगर f(ax प्लस b भी पीरियोडिक है, अगर f(ax प्लस b भी पीरियोडिक फंक्शन है तो फिर क्या होगा, अगर f(ax प्लस b f ऑफ ब्रैकेट में ले लेते हैं ax प्लस b, अगर ये पीरियोडिक है तो फिर क्या हो जाएगा, इसका पीरियड थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि इसका पीरियड जो है वो t नहीं है, t डैश हमने मान लिया, क्योंकि t तो हो नहीं सकता तो t डैश मान लिया। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन लगाने वाले हैं कि f ऑफ x प्लस टी यानी ax प्लस b, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस, मतलब x की जगह जैसे यहाँ पर x था तो यहाँ पर x प्लस टी रखा, तो यहाँ पर x है तो इसकी जगह x प्लस टी रखेंगे x की जगह पे, तो t न रख के t डैश रख दिया प्लस b हो गया। ये बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, x की जगह पे सिर्फ x प्लस टी डैश रख दिया, अभी हमने यहाँ पर क्योंकि पीरियड इसका t डैश लिया हुआ है। ठीक है, अब जरा देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, f ऑफ ax प्लस b और यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ax प्लस ए टी डैश और प्लस b ये हो जाएगा साथ में, क्योंकि ये पूरा का पूरा अंदर x के साथ में ही था तो ये पूरा का पूरा फंक्शन बन गया। तो f ऑफ ax प्लस b की वैल्यू जो है वो आ गई f ऑफ ax प्लस b प्लस ए टी डैश। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि अब क्या चेंजेस हो गए। तो अगर हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया है, ये जो ax प्लस b है इसको हम y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये y है, तो ये y हो गया। तो f ऑफ y की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, f ऑफ y प्लस ए टी डैश की। अब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये भी तो पीरियड की कंडीशन हो गई, ये किसके पीरियड की कंडीशन हो गई कि f ऑफ x जो है वो f ऑफ x प्लस टी की इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ f ऑफ y जो है वो f ऑफ y प्लस टी की इक्वल होना चाहिए। तो ये जो t डैश आया है, ये जो t डैश आया है यही तो इसी कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन बन गई। तो इसका मतलब जो t पीरियड है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, ए टी डैश की इक्वल हो जाएगा। तो t की वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल होगी, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि t इक्वल टू किसकी इक्वल हो गया, ए टी डैश की इक्वल। तो यहाँ से t अपॉन क्या कर दें, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू टी डैश हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था कि टी डैश जो है वो t अपॉन ए की इक्वल हो जाता है। प्रूफ इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें करना क्या है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो x के साथ अगर हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया या डिवाइड नहीं किया पीरियड कभी चेंज नहीं होगा, बस इस बात का हमको ध्यान रखना। ठीक है, बात क्लियर हो रही है यहाँ तक। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है कि अभी हमने जो लिखा था कि इन्वर्स का जो है वो पीरियोडिक फंक्शन अगर है तो उनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड तो वही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि इन्वर्स ऑफ
periodic function does not exist। इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं कि क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन वन वन होगा ही नहीं, और अगर वन वन नहीं होगा तो फिर पीरियोडिक है तो वन वन नहीं होगा, और अगर वन वन है तो पीरियोडिक नहीं होगा, और अगर वन वन नहीं है तो फिर उसका इन्वर्स कैसे हम निकालने बैठेंगे? तो उसका इन्वर्स तो निकलेगा ही नहीं भाई। उसका इन्वर्स कब निकल सकता है? जब वन वन हो, और वन वन ऑन टू दोनों होना चाहिए, तो यहाँ पर तो है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये पीरियोडिक इन्वर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो अभी हमने लिखा था कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल होना चाहिए। अभी हमने लिखा था कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल होना चाहिए। मान लो यहाँ पर कोई पुट कर देता है एक्स की जगह पे ज़ीरो, कई बार ऐसी भी कंडीशन फॉलो होंगी, तो यहाँ क्या बन जाएगा? एफ ऑफ टी बन जाएगा, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा? एफ ऑफ ज़ीरो की इक्वल हो जाएगा। हो सकता है कि ये एफ ऑफ माइनस टी कोई बोल दे इसकी इक्वल है, कोई बोल दे एफ ऑफ टू टी, थ्री टी, कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसे फंक्शन भी बन सकते हैं, या एफ ऑफ माइनस टू टी बन जाए। ये कब बनेगा, कौन से, ये समझ में आ रही बात? हम क्या क्या रख सकते हैं वैल्यू? हम तो कुछ भी रख सकते हैं ना। जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखी तो ये बन गया। अब यहाँ पर क्या रखा गया होगा कि माइनस टी बन गया। अरे एक्स की जगह पे माइनस टी बनाने के लिए हमें एक्स की जगह माइनस टू टी रख दो। यहाँ पर अगर एक्स की जगह पे माइनस टू टी रख दूँ मैं फंक्शन में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अगर हम एक्स की जगह माइनस टू टी रखेंगे तो एफ ऑफ माइनस टू टी प्लस टी, तो एफ ऑफ माइनस टी बन जाएगा, और वो फिर एफ ऑफ माइनस टू टी की इक्वल हो जाएगा। इसी तरह कई सारे बन सकते हैं। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन बनेगी कि हमें इस तरह का काम करना पड़ेगा, तो वो भी हम करेंगे पीरियोडिक फंक्शन में अपने। ठीक है, अभी जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनकी क्या ज़रूरत है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, एक बार कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड पूछा गया था। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो हमेशा पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, लेकिन उनका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जेई लेवल में पूछा गया है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन is always periodic. Every constant function is always periodic with no fundamental period. कोई भी पीरियोडिक फंक्शन होगा, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा, वो हमेशा पीरियोडिक होगा, लेकिन उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। कि हम कहते हैं कि भाई फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? अरे जो पीरियड जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वही तो होगा ना, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, सॉरी इंटीजर नहीं बोलेंगे, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस टी, और एफ ऑफ एक्स में टी हमने देखा कि साइन टू पाई प्लस एक्स, साइन फोर पाई प्लस एक्स, तो हमने सबसे छोटा टू पाई वाला ले लिया। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन में हम ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। बट ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी कोई कांस्टेंट फंक्शन आपको मिले, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू मिल गया, तो अब इसको आप क्या बोलोगे कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो टू की इक्वल है। तो क्या आप इसको एफ ऑफ एक्स प्लस वन नहीं बोल सकते? क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसको क्या एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई हंड्रेड नहीं बोल सकते? या इसको इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई थाउजेंड नहीं बोल सकते क्या? अरे भाई एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो कांस्टेंट की इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई फंडामेंटल पीरियड बनेगा ही नहीं। हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है कौन सा। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, और अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हमको मिले ही नहीं तो वो उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि इसका पीरियड ही नहीं, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन ही नहीं। पीरियोडिक फंक्शन तो है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है। क्लियर हो रही है बात ये भी? ओके, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं।
जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इन सब के पीरियड तो हम याद कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लिया साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है, फिर और आगे बढ़े तो साइन क्यूब एक्स आ गया, साइन मॉड साइन एक्स आ गया, इस टाइप की केसेस आ गए, तो फिर हम कैसे निकालेंगे उनके? तो उनके लिए भी है एक चार्ट टाइप का, आप बना लीजिए इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 में, और ये बहुत ईजी है, आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये एन वाले ले लिए, पहले पहले जो चार साइन वाले हैं, साइन कॉस सेक और कॉसेक वाले, जिनका पीरियड 2 पाई होता है, तो साइन की पावर एन एक्स हो, या कॉस की पावर एन एक्स हो, या सेक की पावर एन एक्स हो, या फिर कॉसेक की पावर एन एक्स हो, ये चार हो गए ना। अगर यहाँ पर n की जगह पे मैं 1 रख दूँ तो क्या बन जाएगा हमारा? अगर मैं n की जगह पे 1 रख दूँ तो क्या बनेगा? साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, इनका पीरियड क्या होता है? अभी तो ऊपर लिखा था हमने कि साइन एक्स का हो या कॉस एक्स हो या सेक एक्स हो, पीरियड इनका 2 पाई होता है। 2 पाई, इनका पीरियड जो है वो 2 पाई होता है। ठीक है, तो n की जगह हमने क्या रखा? इवन नंबर रखा कि ऑड नंबर रखा? तो आंसर होगा n की जगह आपने ऑड रखा है, तभी तो साइन 1 मिला है। साइन 1 एक्स, साइन 1 कॉस की पावर 1 एक्स, सेक की पावर एन एक्स 1 एक्स, कॉसेक की पावर 1 एक्स। तो इसका मतलब जब हम n की वैल्यू ऑड रखेंगे तो पीरियड हमेशा जो है वो 2 पाई होगा, और आपको ये ध्यान रखना है कि पीरियड इसका पाई भी होगा जब n जो है वो क्या होगा? इवन होगा। ठीक है, n जब है इसका इवन होगा तो पीरियड हमेशा क्या होगा? पाई होगा। आप साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे तो हमेशा वो पाई के बाद ही अपनी पोजीशन रिपीट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें माइनस आने का चांस ही नहीं रहेगा भाई। साइन एक्स पहले पॉजिटिव निगेटिव दोनों चलेगा, लेकिन जब बात साइन स्क्वायर एक्स की हो जाएगी, या साइन की पावर 4 एक्स की हो जाएगी, साइन की पावर 1000 एक्स की हो जाएगी, जब भी इवन नंबर आप लोगे तो हमेशा वो जो है वो पाई के बाद ही अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। इसलिए हम बोलेंगे कि भाई इसका जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। और जब साइन की पावर 3 एक्स हो, साइन की पावर 7 एक्स हो, ऑड होंगे तो उसका पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि भाई साइन एक्स है, साइन एक्स का हमको पता है कि 2 पाई होता है, तो हम भूलेंगे भी नहीं कि एन की जगह हमने 1 रखा, तभी तो मिला हमको 2 पाई। तो जब जितने भी ऑड है सबके लिए 2 पाई होगा, और जितने इवन है उसके लिए पाई हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए 10 की पावर एन एक्स हो और कॉट की पावर एन एक्स हो, तो इनका जो पीरियड होता है, इनका पीरियड फिक्स है। इनका पीरियड जो है वो पाई ही रहेगा, चाहे एन इवन हो या ऑड। ये इवन ऑड पे डिपेंड ही नहीं करते, इनका पीरियड हमेशा पाई फिक्स है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? उसके बाद इसी में एक और है कि अगर मॉडुलस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जैसे मान लीजिए आ गया मॉडुलस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन कौन से जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मीन साइन एक्स, कॉस एक्स का मॉडुलस, टेन एक्स का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ 10 एक्स। अब इक्वल तो नहीं बोल सकते, इनमें इक्वल नहीं लगाएंगे, कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर। मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, मॉडुलस ऑफ 10 एक्स, मॉडुलस ऑफ सेक एक्स, और मॉडुलस ऑफ कॉट एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉसेक एक्स। ये सारे के सारे मॉड लगाने के बाद भी पीरियोडिक ही रहते हैं। आर पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड पाई, इनका पीरियड भी पाई फिक्स है। आप चाहो तो ये जो भी चीज़ें लिख रहे हैं ना, इनको आप कोई एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई हमें नहीं भरोसा हो रहा कि ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स का जो पीरियड है वो पाई होगा, तो चलो चेक कर लो। पाई प्लस एक्स कितना होगा? साइन पाई प्लस एक्स। मॉडुलस ऑफ साइन 180 प्लस एक्स, साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। और माइनस साइन एक्स का मॉडुलस क्या होगा? प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स, और ये हो गया एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो गई कि नहीं हो गई? और अगर एफ ऑफ पाई प्लस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की इक्वल होगी तो ये पीरियड जो है इसका पाई होगी।
मॉड फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है बेटा कि मॉड एक्स की वैल्यू जो है वो या तो प्लस एक्स होती है या तो माइनस एक्स होती है। जब एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो पे ज़ीरो हो जाती है और ये लेस देन ज़ीरो है। तो अगर आप मॉड एक्स की जगह पे यहाँ पर रखोगे भी तो एक बार प्लस मॉड, जैसे ये उसके लिए जब एक्स पे रिलेट कर रहा है पॉजिटिव निगेटिव पे, -3 का मॉडुलस कितना होता है? -3 का मॉडुलस क्या होगा? 3 होता है ना, प्लस माइनस 3 में थोड़ा ना खुलता है। वैल्यू तो 3 हो जाती, फिक्स होती ना। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। देखो ये पॉजिटिव ही दिया हुआ है, अगर आपको लगे कि भाई ये नेगेटिव है तो देखो ये तो x प्लस एक्स तो पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि x पॉजिटिव है। ये जो माइनस एक्स दिख रहा है ये भी पॉजिटिव ही लिखा हुआ है। क्या ये नेगेटिव है क्या? ये पॉजिटिव ही है। क्यों? क्योंकि माइनस एक्स है ना और x खुद नेगेटिव है। x अगर आप ध्यान से देखें तो x खुद नेगेटिव नंबर है। तो कोई नेगेटिव नंबर यहाँ से उठा के रखो x की जगह पे और बाहर माइनस लगा हुआ है, तो क्या वो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह का कभी भी कोई केस मिलता है तो हमें ध्यान रखना है कि ये इनके फंक्शन के बारे में हमको आइडिया होना चाहिए, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या मॉडुलस ऑफ हो। तो जितने भी मॉडुलस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक 6 है वो सब के सब पीरियोडिक होंगे, उनका पीरियड जो है वो पाई होगा। बात क्लियर हो रही है? और कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हमने लिख ही लिया कि कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं लेकिन उनका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। तो ये 5 नंबर पे बात हो गई। अब जरा बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर में जो है वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन जो है, जैसे हमने एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ ये कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था, उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है कि इफ़ जी इज़ पीरियोडिक, अगर जी कोई फंक्शन है और वो पीरियोडिक है, ठीक है, तो एफ ऑफ जी जो है वो भी हमेशा पीरियोडिक ही होगा। देन एफ ऑफ जी जो है विल ऑलवेज पीरियोडिक। अगर जी जो है वो पीरियोडिक है तो एफ ऑफ जी ऑलवेज पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक है, अगर जी पीरियोडिक है तो एफ ऑफ जी जो है वो ऑलवेज पीरियोडिक फंक्शन होगा। इस बात का ध्यान रखना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एफ ऑफ जी का जो पीरियड हो वही जी का पीरियड हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिख लेंगे कि जो पीरियड ऑफ एफ ऑफ जी है, पीरियड ऑफ एफ ऑफ जी may or may not be period of G। बट ये ज़रूरी है कि अगर G जो है वो कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो f ऑफ G ऑलवेज पीरियोडिक होगा। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना। एक और इम्पॉर्टेंट जिस पे बेस क्वेश्चन बनते हैं उन उसको प्रॉपर्टी को और लिख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं, कुछ 3-4 फंक्शन दिए हुए हैं, वो सारे के सारे प्लस में हैं, तो उस तरह के फंक्शन का हम पीरियड कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे फंक्शन है और सब प्लस में है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमने अलग अलग तो सबका चेक कर लिया, सॉल्व करना हमें पता चल गया। लेकिन मान लीजिए अगर फंक्शन हमारे पास प्लस में दिए हैं तो फिर उनका पीरियड कैसे निकालें? क्या ऐसा होगा क्या कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है और कॉस एक्स का भी पीरियड 2 पाई है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई हो जाएगा? तो ये सब बेकार की बातें, इस तरीके का हमको कोई भी काम नहीं करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे अगर मान लीजिए दो फंक्शन प्लस में है या माइनस में है या मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, इस तरीके कभी कोई फंक्शन मिल जाते हैं हमको, तो हम करेंगे कैसे? तो यहाँ पर लिख लेते हैं, वही ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको, कि अगर हमने लेट कर लिया इफ़ f1x, एक f1x है, फिर एक f2x है, फिर एक f3x है, और इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन है। ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड। इन सबके पीरियड हमने लेट कर लिया, t1 है, t2 है, t3 है। ठीक है, एंड हमने एक फंक्शन लेट कर लिया, लेट अ फंक्शन एच एक्स इक्वल टू, एक एच एक्स कोई फंक्शन हमने लिया और उसकी वैल्यू है ए एफ वन एक्स प्लस माइनस बी एफ टू एक्स प्लस माइनस सी एफ थ्री एक्स, ऐसे करके एक बहुत बड़ा फंक्शन आगे भी दिया हुआ है।
ये एच एक्स एक फंक्शन है जिसका पीरियड हमको बताना है। ए बी सी जो है वो कोई कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर है, कोई कांस्टेंट है। जैसे मान लिया ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 5 tan x, इस तरीके से, मतलब मल्टीप्लाई भी कुछ बाहर किया हुआ है। तो फिर इस तरह के फंक्शन का पीरियड कैसे निकाला जाए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिख लेते हैं। देन पीरियड ऑफ एच एक्स अगर मुझे बताना है, पीरियड ऑफ एच ऑफ एक्स, तो पीरियड ऑफ एच एक्स के लिए दो केसेस बनेंगे। इस तरीके से बना लेते हैं कि पीरियड ऑफ एच एक्स कैसे निकालेंगे हम। पीरियड ऑफ एच एक्स हो जाएगा एलसीएम ऑफ टी वन टी टू टी थ्री। हम प्लस या माइनस नहीं करते हैं, हम सबके एलसीएम ले लेते हैं। जितने भी टी वन टी टू टी थ्री से लेकर टी एन तक या जितने भी हैं, उन सबका हम एलसीएम ले लेंगे। अगर एच एक्स जो है वो इवन फंक्शन नहीं है, इफ एच एक्स इज नॉट एन इवन फंक्शन, अगर कोई इवन फंक्शन नहीं है तो मतलब एच इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स, और ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए। अच्छा, कोई फंक्शन इवन फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि अगर वो इवन फंक्शन नहीं है तो वो ऑड हो गया, यानी ये ऑड की प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि कई सारे दुनिया में ऐसे भी फंक्शन होंगे जो ना तो इवन होंगे और ना ही ऑड होंगे। तो हमारे पास सिर्फ कंडीशन यही है कि वो फंक्शन इवन नहीं होना चाहिए। तो इवन की कंडीशन होती है कि माइनस रखो तो माइनस गायब हो जाता है। तो एच ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू एच एक्स होनी चाहिए। मतलब वो ऑड भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ना तो इवन हो ना तो ऑड हो। कुछ बात समझ में आ रही मेरी, क्या कह रहा हूँ मैं? उसके बाद दूसरे में क्या हो जाएगा, हाफ इसका इक्वल टू में करेंगे, पीरियड इसका इक्वल टू हाफ, और फिर एलसीएम ऑफ टी वन टी टू टी थ्री, यही सारे के सारे टी वन टी टू टी थ्री, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं और जो भी आएगा उसका हाफ कर देते हैं। अगर एच एक्स जो है वो इवन फंक्शन है तो, इफ एच ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, मतलब इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स की इक्वल हो जाएगा। तो अगर इवन फंक्शन है तो जो भी एलसीएम निकले उसको 2 से डिवाइड कर दो, और अगर ऑड फंक्शन है इसमें एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि इवन फंक्शन यही होता है। और ये जो नॉट एन इवन फंक्शन है, इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट एन इवन फंक्शन का मतलब क्या हुआ, ना तो इवन हो ना तो ऑड हो ना तो इवन फंक्शन हो, मतलब क्या हो। उसने बोला है कि इवन फंक्शन ना हो, तो इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है, इवन फंक्शन नहीं है तो या तो वो क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है। फंक्शन क्या हो सकता है, फंक्शन इज ऑड, ऑड भी हो सकता है, और नाइदर इवन नॉर ऑड। मतलब ना तो इवन ना तो ऑड हो, तो वो भी केस तो इसी में आ गया ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ इसमें ऑड वाला ही केस आया। अगर हमें किसी फंक्शन का निकालना होगा तो हम इस तरीके से उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ओके, कर लिया यहाँ तक फिर। एक और फंक्शन ऐसा होता है जिसकी वैल्यू जो जिसका पीरियड जो है वो फिक्स होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो फिक्स होता है। क्या होता है उसका पीरियड, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, वो भी आप यहाँ पर लिख लेंगे, पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 1। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है उसका पीरियड जो होता है वो 1 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पता है ना कौन सा, करली ब्रैकेट के अंदर जो एक्स करके होता है, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका पीरियड हमेशा फिक्स है, इसका पीरियड 1 होता है।
ठीक है, क्लियर हो रही बात यहाँ तक? तो इस तरीके के कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं पीरियड्स के बारे में, कि किसका क्या पीरियड होता है और किस तरीके से इनको निकालेंगे। तो ये जो है वो पीरियोडिक फंक्शन हो गए सारे के सारे। 9 नंबर पे एक और लिख लेते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन आ जाता है लोगों को, कि अगर एफ एक्स का पीरियड जो है वो, एफ एक्स का जो पीरियड है वो टी है, लेट एफ एक्स हैज़ पीरियड टी। तो अगर मैं पूछूं कि 1/f(x) का पीरियड क्या होगा, तो उसका पीरियड क्या होगा, 1/f(x). हाँ, तो x में कोई चेंज नहीं किया तो पीरियड में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर मैं बोल देता 1/√f(x) या √f(x), तो उसका पीरियड भी क्या हो जाता, t हो जाता। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि अगर f(x) में x में कोई चेंज नहीं किया तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर हमने x में चेंज नहीं किया तो पीरियड सेम रहेगा। अगर x में आपने चेंज किया तभी पीरियड चेंज होगा। और कुछ रूल ऐसे हो जाते हैं कि अगर मान लीजिए एफ एक्स और जी एक्स पीरियोडिक है, तो क्या एफ एक्स प्लस जी एक्स भी हमेशा पीरियोडिक होंगे या नहीं पीरियोडिक होंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स पीरियोडिक है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी पीरियोडिक हो। जैसे मान लीजिए दो पीरियोडिक फंक्शन का सम अगर मैं बोलूँ कि इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स, तो ये आपको एग्जाम्पल लेके चेक करके खुद से देखने पड़ेंगे। आर पीरियोडिक फंक्शन, अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है, देन अगर कोई हमसे कहे कि भाई एफ एक्स प्लस जी एक्स ये ऑलवेज पीरियोडिक होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स इज़ ऑलवेज पीरियोडिक, तो ये गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे नीड नॉट टू बी पीरियोडिक, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए दो आपने पीरियोडिक फंक्शन एज्यूम कर लिए, एफ एक्स की वैल्यू आपने ले ली साइन एक्स और जी एक्स की वैल्यू आपने ले ली, कोई वैल्यू ले ली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अभी हमने सीखा था कि फ्रैक्शनल पार्ट भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसका पीरियड 1 होता है। तो अगर कोई फंक्शन एच एक्स हमको मिला साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये कैसे पीरियोडिक हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई वैल्यू ऐसी मिलेगी नहीं जो एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो, तो इज़ नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाएंगे कि जिसमें अगर दो पीरियोडिक फंक्शन का सम या दो पीरियोडिक सम फंक्शन है तो माइनस कर दें तो वो बन जाएंगे पीरियोडिक। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, हमको चेक करके सबको देखना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में? उसके बाद एक और आता है, जैसे अब बात यहाँ पर एलसीएम की आई है, तो एलसीएम निकालना आता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालना तो हमने बचपन में सीखा होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर बात आएगी कि भाई अगर मान लीजिए यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो ये भी सीखा हुआ है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। मतलब अगर मैं कह दूं कि दो तीन फंक्शन है 1/2 3/4 5/7 ऐसे करके फ्रैक्शन है, तो इनका एलसीएम कैसे निकालूंगा। हमने लेट कर लिए, लेट ए अपॉन बी एक फ्रैक्शन हो गया, सी अपॉन डी ई अपॉन एफ आर फ्रैक्शंस, देन एलसीएम ऑफ दीज फंक्शन या दीज नंबर, ये जो नंबर है इनका फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम का एक फार्मूला होता है, वो भी लिख लेते हैं। एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी का एलसीएम सी अपॉन डी हो, ई अपॉन एफ हो, ये बहुत सारे कई भी हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जब भी कभी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो हम एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कर लेते हैं। जो एलसीएम है न्यूमरेटर में, जो फंक्शन है, जो न्यूमरेटर वैल्यू ऊपर वाली जो वैल्यू है यानी ए सी और ई, इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। और उसके बाद जो नीचे वाली वैल्यू है उनका हम क्या निकालेंगे, एच सी एफ। एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी बी डी और एफ, इनका क्या निकालेंगे, एच सी एफ। तो ये होता है फॉर्मूला एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नॉर्मली तो आपको पता ही होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 और 4 और 6 है इन सब का। लेकिन अगर इस टाइप का केस आता है कि फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो ये भी है
सीखा होगा आपने, हो सकता है भूल गए हो। तो इस टाइप से हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, क्लियर हो रही बात यहाँ पर। तो रैशनल नंबर का जो है, जो फ्रैक्शन है, जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर जैसे 2, 4, 6 है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब ये फ्रैक्शन हो जाते हैं सिर्फ, तो उनका भी हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि दो रैशनल का एलसीएम निकाल सकते हो, दो इरेशनल का एलसीएम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर का अगर दोनों का एक साथ पूछा जा रहा तो नहीं निकाल सकते आप। या तो एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हो, 2-3 रैशनल है उनका निकाल दोगे, या 2-3 इरेशनल है उनका निकाल दोगे, लेकिन रैशनल कॉमा इरेशनल का अगर एलसीएम पूछा जाए तो हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि पीरियड कैसे निकालते हैं। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। अब जल्दी से क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि क्वेश्चन इसके कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। इसका मुझे एलसीएम, इसका मुझे पीरियड चाहिए, फाइंड पीरियड। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, इसका पीरियड क्या होगा। तो अभी हमने सीखा था यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी, ये मैंने बोला ना 7th इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इसी से बनेगा, एक एक अलग अलग का पूछेगा तो आप बड़े आसानी से बता दोगे। लेकिन अगर इस टाइप का केस बना कि 2-3 फंक्शन प्लस में है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन इवन है कि नहीं है। अगर इवन है तो हाफ कर दो एलसीएम निकालने के बाद उनके पीरियड्स का, और अगर इवन नहीं है तो सिर्फ एलसीएम निकाल के आंसर बता दो। तो आप चेक करके बता पाएंगे कि क्या ये इवन है कि ये इवन नहीं है। इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं, याद है? अरे एक्स की जगह -x रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर साइन -x और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कॉस ऑफ -x इसका स्क्वायर हो जाएगा, या पावर 4 हो जाएगी। तो माइनस आता भी है लेकिन पावर अगर स्क्वायर में प्लस में दी हुई है तो कहाँ से ये ऑड हो पाएगा, ये तो सारे प्लस पे ही आ जाएंगे। ये भी कॉस की पावर 4x, इसका मतलब एफ ऑफ -x की वैल्यू एफ एक्स की इक्वल हो गई। फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया इवन, इवन फंक्शन हो गया। अगर इवन हो गया तो फिर अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इवन के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के और उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एलसीएम ऑफ फर्स्ट। इसका पीरियड कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होगा, अभी यहाँ ऊपर लिखा हुआ हमने, इसके बारे में भी लिखा था कि अगर स्क्वायर में है तो क्या होगा, इवन है तो क्या होगा, ऑड है तो क्या होगा। तो ये लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स है तो पीरियड क्या होगा, 2 पाई की पाई। तो पीरियड हो गया पाई, तो इसका पीरियड हो गया पाई, और कॉस की पावर 4x है, ये भी पावर इवन है तो इसका भी हो गया पाई। तो पाई और पाई का एलसीएम निकाल देना, एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई/2 आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर हो रही बात कि कोई डाउट है इसमें? जी, एफ ऑफ एक्स को क्या सॉल्व करके कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या कैसे सॉल्व करेंगे? ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है हमें। जब हमने सारी चीज़ें पहले ही सीख ली है कि हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फंक्शन देखते ही पहले हम देख लेंगे कि क्या ये इवन है कि इवन नहीं है, तो हमने चेक कर लिया। दूसरा, हमें हमें पता है जब साइन स्क्वायर एक्स का सीधे पीरियड पता है तो हम सॉल्व करके कहाँ पहुँचेंगे, सॉल्व करके भी तो एक फंक्शन ही बनाएंगे आगे जाके।
हो सकता है कि दोनों से मिला के केवल एक ही फंक्शन बन जाए, cos 4x बन जाए, sin 4x का फॉर्म बन जाए, लेकिन ज़रूरत ही नहीं वो सब करने की। वो सब बुक में बेकार के मेथड दिए हुए हैं, उनसे हमें करने की ज़रूरत ही नहीं। हमें सीधे सीधे बस ऐसे ही कर देना है, 1 या 2 लाइन में सीधे आंसर। ठीक है। अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है जेई में पहले कभी, कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका पीरियड बताना है, क्या होगा। ए ऑप्शन में दिया था पाई, बी ऑप्शन में पाई बाई 2, सी ऑप्शन में पाई बाई 3 और डी ऑप्शन में दिया है नन। बताओ कौन सा होगा इसका पीरियड जल्दी से। तो देखो जल्दी जल्दी में बच्चे गलत कर देते हैं, पाई बाई 2 बोल देते हैं। अभी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लिखाई गई थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन ये लिखा हुआ है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड, लिखा हुआ है विद नो फंडामेंटल पीरियड। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2 है, तो हो सकता है एफ एक्स इक्वल टू 1 हो गया वहाँ पर, तो क्या प्रॉब्लम हो गई, तो क्या हम इसमें लीस्ट ढूंढ सकते हैं क्या कोई। हम इसको उस तरह नहीं देखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड देखा, फिर कॉस का देखा, फिर उनका एलसीएम लिया, ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। ये एक स्पेशल केस हो गया कि यहाँ पर तो ये एफ एक्स की वैल्यू 1 हो गई, और एफ एक्स 1 हो गया तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और अगर कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो ये ऑलवेज पीरियोडिक होते हैं, ऑलवेज पीरियोडिक हैविंग नो फंडामेंटल पीरियड। तो अब याद रहेगा ये, इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये तो हो गए प्लस में आ गए थे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि मल्टीप्लाई में आ जाए, फाइंड द पीरियड ऑफ, दो फंक्शन है लेकिन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ये दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई में दिया है कॉस पाई एक्स, मल्टीप्लाई में है कॉस ऑफ पाई एक्स। ये दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं मल्टीप्लाई में। क्या करेंगे इसमें, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इसका जो पीरियड होता है वो फिक्स है। अभी हमने बात की थी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड जो होता है वो 1 होता है, तो ये हो गया। और पीरियड ऑफ दूसरे का, पीरियड ऑफ कॉस पाई एक्स कितना हो जाएगा, इसका पीरियड बताओ, कॉस पाई एक्स का पीरियड कितना होगा। कितना हो जाएगा 2। अभी हमने सीखा था यहाँ पर, अभी हम यहाँ पर फिर से बात कर लेते हैं। हमने भी सीखा था कि अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड जो है वो टी है, अगर ये पीरियड इसका टी है तो एफ ऑफ के एक्स या ए एक्स को भी बोल दो, तो उसका पीरियड टी अपॉन के हो जाता है या टी अपॉन ए हो जाता है। यानी जो भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होता है पीरियड में उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई में पाई, कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, तो अपॉन में क्या चला जाएगा पाई, तो इसका जो पीरियड है वो कॉस पाई एक्स का क्या हो जाएगा 2। अब हमें ये देखना है कि जो फंक्शन है ये क्या इवन है कि इवन नहीं है। तो क्या ये फंक्शन इवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और कॉस पाई एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जब करोगे तो माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा और कॉस ऑफ माइनस पाई एक्स हो जाएगा। तो ये तो एफ ऑफ एक्स की इक्वल कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि एफ ऑफ माइनस कॉस में तो तब भी हो जाएगा लेकिन माइनस के फ्रैक्शनल पार्ट में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये नॉट एन इवन फंक्शन हो जाएगा। और अगर इवन फंक्शन नहीं है तो फिर क्या होता है पीरियड निकालने का फॉर्मूला, पीरियड ऑफ क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ
T1 एंड T2, तो पहले का पीरियड ये T1 आ गया है और ये आ गया है T2, तो T1 और T2 का एलसीएम केवल निकाल देना है। तो क्या आ जाएगा 2 और 1 का एलसीएम, तो 2 आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही है बात? जो जो गलतियां हो सकती हैं वो सारी की सारी बातें यहाँ पर हो जाएंगी, तो फिर गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। क्लियर? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन ऑफ 2 पाई एक्स प्लस पाई बाई 4 है, प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ 3 पाई एक्स प्लस पाई बाई 3 है। इसका पीरियड बताना है, फाइंड पीरियड। कैसे निकालेंगे इसका पीरियड, सोचो। कुछ समझ में आ रहा कैसे करेंगे? सबसे पहले काम हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि ये फंक्शन कहीं इवन है कि नहीं है। तो क्या ये फंक्शन इवन है? क्या एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आएगी? अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें तो साइन 2 पाई माइनस 2 पाई एक्स प्लस पाई बाई 4 प्लस 2 साइन माइनस 3 पाई एक्स प्लस पाई बाई 3, तो क्या ये कभी एफ एक्स की इक्वल आएगी क्या? तो आंसर होगा नहीं, कभी नहीं आएगी एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर साइन होता सिर्फ प्लस पाई बाई 4 नहीं होता तो आ जाती, लेकिन यहाँ प्लस पाई बाई 4 और पाई बाई 3 की वजह से नहीं आएगी। तो इसका मतलब आंसर हो गया नॉट एन इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन नहीं है, मतलब सिर्फ हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड जो T1 है वो क्या होगा? अगर हम T1 पीरियड की बात करें तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। एक्स के कोफिशिएंट में किसका मल्टीप्लाई किया गया है? तो आंसर होगा 2 पाई का। तो आंसर होगा कि 2 पाई का मल्टीप्लाई किया गया, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो आंसर हो गया 1। फिर इसका पीरियड निकाल देते हैं। इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड क्या होगा? T2, तो T2 इक्वल टू 2 पाई और x का कोफिशिएंट है 3 पाई, तो पाई से पाई गया तो 2/3। तो अब हमें तो एलसीएम ऑफ हमें क्या निकालना है? T1 एंड T2, और यही हो जाएगा पीरियड ऑफ एफ एक्स। तो अब जरा बता दो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम ऑफ 1/1 कॉमा 2/3, तो क्या हो जाएगा इसका पीरियड? 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे और 1 और 3 का एचसीएफ ले लेंगे। अभी हमने ये सीखा था, एलसीएम ऑफ 1, 2 और एचसीएफ ऑफ जो डिनोमिनेटर है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ
डिनोमिनेटर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो पीरियड ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 2 आ जाएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया पीरियड का, तो आंसर हो गया 2। कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी आ रही है समझने में, कोई क्लियर हो रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगर मान लीजिए मुझे फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई 2 है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई 3 है, और इसका कह रहा है कि पीरियड फाइंड आउट करो, फाइंड पीरियड। क्या करना चाहिए मुझे? हमें T1, इसका पीरियड का नाम हो जाएगा T1, इसके पीरियड का नाम हो जाएगा T2, और इसके पीरियड का नाम हो जाएगा T3। तो इसका पीरियड कितना होगा T1 का? अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है तो अभी तो हमने सीखा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट में किससे डिवाइड किया गया है, 2 से डिवाइड किया गया ना, यानी मल्टीप्लाई 1/2 से किया गया है, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और T3 1/1/3, यानी कि T3 की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। T1 की वैल्यू 1 आ गई, T2 2 हो गया, T3 जो है वो 3 हो गया। तो पीरियड हमें निकालना है, पीरियड ऑफ एफ एक्स, एलसीएम ऑफ T1 T2 T3, T1 T2 T3। इवन ऑड का झंझट नहीं, चेक चेक करने में साफ साफ क्लियर हो रहा है कि माइनस गायब हो नहीं पाएगा, तो एलसीएम निकाल लेते हैं 1 2 3 का। क्या आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो गया, बात खत्म। कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर मैं क्वेश्चन चेंज करके इस तरीके से कर दूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, जरा इसका पीरियड फाइंड आउट करके बताओ, तो क्या होगा, फाइंड पीरियड ऑफ दिस, बोलो। तो आंसर बिल्कुल सही है, 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका पीरियड निकालेंगे तो T1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसका पीरियड निकालेंगे तो T2 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और इसका पीरियड निकालेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। बस अब इनका एलसीएम निकाल देना है, एलसीएम ऑफ 1 1/2 1/3, यही तो पीरियड हो जाएगा ना, पीरियड ऑफ एफ एक्स। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम ऑफ 1 1 1 और एचसीएफ ऑफ 1 2 3, तो यही हो जाएगा हमारा पीरियड ऑफ एफ एक्स। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऊपर 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया, तो आंसर हो गया पीरियड ऑफ एफ एक्स इज 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस टाइप के एक टाइप के क्वेश्चन तो हो गए, अब मान लीजिए क्वेश्चन कभी इस टाइप का मिल गया हमको, कुछ अलग टाइप का देखने में लगेगा ये, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2, ये गिवन है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स। अब हमें पीरियड ऑफ एफ एक्स बताना है, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 है और प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 है, तो हमें बताना है कि इस एफ एक्स का पीरियड कितना होगा।
तो हमें किसी का पीरियड निकालना होगा तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें तो इस तरह का केस चाहिए कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल अगर आ गया तो हम बोल देंगे कि भाई इसका टी पीरियड होता है। बट यहाँ पर तो प्रॉब्लम है, यहाँ तो दो दो फंक्शन करके प्लस में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये गिवन है, जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स और एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, तो एक्स को जैसे हमने फंक्शन में सीखा था कुछ इसी तरह रिप्लेस करके दो तीन इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन में, पहले पहले तो एक बार यही कंडीशन लिख लिया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस टू और एफ ऑफ एक्स माइनस टू की इक्वल है। फिर हम एक्स को रिप्लेस करके देखते हैं इन्हीं दोनों के टर्म में। तो पहले हमने एक्स को रिप्लेस किया एक्स प्लस टू से, तो ज़रा बताओ जब x की जगह x प्लस टू रखोगे तो जहाँ x है वहाँ x प्लस टू आ जाएगा, जहाँ x प्लस टू है वहाँ कितना आ जाएगा, x प्लस फोर आ जाएगा। और जहाँ पर यहाँ पर भी x प्लस टू है तो x प्लस टू माइनस टू करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड बन जाएगी। ये बात समझ में आई क्या किया, जहाँ जहाँ पे x दिख रहा था वहाँ पर हमने x प्लस टू से रिप्लेस कर दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। एडिंग वन एंड टू, अगर वन और टू को ऐड कर दो तो देखो क्या होगा, एक एफ ऑफ एक्स है और एक एफ ऑफ एक्स प्लस टू है, दोनों का आर एच एस एल एच एस ये हो गया। आर एच एस में है एफ ऑफ एक्स प्लस टू, एफ ऑफ एक्स माइनस टू, एफ ऑफ एक्स प्लस फोर और प्लस एफ ऑफ एक्स। कुछ कट होने के चांसेस हैं तो यस, एफ ऑफ एक्स गया, एफ ऑफ एक्स प्लस टू गया। क्या बचा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस टू और एफ ऑफ एक्स माइनस टू और एफ ऑफ एक्स प्लस फोर, एफ ऑफ एक्स माइनस टू और एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अभी भी एक के टर्म में नहीं आया जिसके टर्म में हमको चाहिए था कि हमें एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाए, इस तरह का अभी भी नहीं बना। लेकिन कुछ तो देखने में बन गया कि चलो तीन में से दो बच गए हमारे पास। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब इसको फिर थोड़ा और रिप्लेस करके देखते हैं। जैसे जो फंक्शन हमारा आया है इसको ज़रा एक बार फिर एफ ऑफ एक्स को एक्स प्लस टू से या एक्स प्लस फोर से कुछ ऐसे रिप्लेस करके देखो क्या बनेगा क्या यहाँ पे। मतलब कुल मिला के इसमें रिप्लेसमेंट ही चलेगा और कुछ इसका इलाज नहीं है। कि हमारे पास ये तो बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस फोर और ये माइनस में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस टू, तो हमने एक्स को फिर रिप्लेस कर दिया, एक्स इज रिप्लेस्ड बाई एक्स प्लस टू से। ज़रा देखो रिप्लेस करके तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस टू माइनस टू और प्लस प्लस कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। क्या बन के आ गया यहाँ पर, अब क्या बन गया ये, तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये बात क्लियर हो गई? अब क्या किया जाए, अभी भी प्रॉब्लम है क्योंकि देखो हमने तो सीखा था कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स की इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ माइनस आ गया ये। अब इस माइनस को भी हमें गायब करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो प्रॉब्लम है। यहाँ हमें चाहिए था कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो है ये चाहिए था एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाए, लेकिन अभी भी माइनस दे के चला गया। अब क्या किया जाए सोचो। तो हम क्या करते हैं, अब थोड़ा और इसमें रिप्लेसमेंट करते हैं। हमने x को फिर रिप्लेस कर दिया, x इज रिप्लेस्ड बाई, चलो x प्लस सिक्स से रिप्लेस करके देखते हैं क्या बनेगा। जो ये था ना इसी से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, x प्लस सिक्स और यहाँ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वेल्व, यहाँ कितना आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स। अच्छा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स किसकी इक्वल है, इस इक्वेशन में देखो यहाँ पर कि माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स माइनस का अगर कर दे तो क्या ये एफ एक्स की, तो देखो हम घूम घुमा के वहाँ तक पहुँच ही गए कि ये वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल आ गई, एफ ऑफ एक्स की इक्वल। तो हमें कुल मिला के यहीं तक पहुँचना था, यही हमारी मंजिल थी कि हमें एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल करना था। और वो हम फाइनली कुछ भी रिप्लेस कर करके लेके आए, लेकिन रिप्लेस करके हमने एफ ऑफ एक्स प्लस टी को एफ ऑफ एक्स के इक्वल कर दिया। और अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो गया तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो गया, इसको इससे कंपेयर कर दिया हमने।
पीरियड जो है वो कितना हो गया, पीरियड ऑफ एफ एक्स जो है वो 12 हो गया। कोई प्रॉब्लम कोई इसमें, क्लियर हो रही है बात? तो इस टाइप के भी थोड़े परेशान करने वाले भी मिलेंगे हमको, लेकिन कुछ नहीं है, इनकी 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें इनमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना कि एलसीएम ऑफ रैशनल पॉसिबल है, एलसीएम ऑफ इरेशनल, एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन जो है वो पीरियोडिक नहीं होंगे, जिसमें एक एक आ जाए, एक को देखो तो एक आ जाएगा हमारे पास किस टाइप का केस कि एक रैशनल आ जाएगा, एक इरेशनल आ जाएगा। तो उस टाइप के केसेस में हम बोलेंगे कि भाई इसका पीरियड पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो एफ एक्स की वैल्यू आ गई साइन एक्स प्लस कॉस रूट एक्स, अब इसका कह दिया जाए फाइंड पीरियड। तो कई बार ऐसा भी होगा कि पीरियड बोलेगा तो, लेकिन वो पीरियोडिक फंक्शन ही नहीं होगा। यहाँ पर कुछ भी कोशिश कर लो, एफ ऑफ 2 पाई रख दो, पाई रख दो, क्या कभी एफ ऑफ एक्स प्लस पाई एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई एफ एक्स की इक्वल आएगा क्या? तो ये कभी होगा ही नहीं, तो ये पीरियोडिक फंक्शन ही नहीं, तो इनका पीरियड फिर, तो इनका पीरियड कहाँ से मिल जाएगा? और वैसे भी देखो तो इसका पीरियड क्या मिल रहा है 2 पाई, और इसका पीरियड क्या मिल रहा है 2 पाई/√2। तो ये एलसीएम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर दो मिल गए। तो फिर हमें यही ध्यान रखना था कि एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो अब मैं दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, उनके जरा पीरियड बताओ फिर मुझे। हमने हर टाइप का क्वेश्चन कर लिया है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो कॉस 2 पाई/3 माइनस साइन 4x/5, इसका पीरियड बताना है क्या होगा। और जल्दी निकाल के तुरंत आंसर बता देना, क्योंकि कुछ करने के लिए कुछ खास है नहीं। हमें देखना है कि क्या ये इवन है कि इवन नहीं है, और उसके बाद फिर बस देख लेना है कि एलसीएम निकाल के 2 से डिवाइड करेगी, 2 से डिवाइड ना करे, बात खत्म। क्या होगा आंसर? तो 5 पाई/2 फाइनल आंसर है ये। इसका पीरियड देखा हमने, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, ओके ओके, ये सॉरी, ये यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर 2x है, वो 2 पाई/3 नहीं है, वो गड़बड़ लिख दिया मैंने, यहाँ पर 2x/3 है। क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर तो सही था आपका, सही बात है। यहाँ पर लेकिन 2x/3 लिखा हुआ है। अब क्या होगा?
तो 2 पाई/2/3 हो जाएगा, यानी इसका पीरियड तो 3 पाई हो गया। इसका क्या हो जाएगा T2, 2 2 4 यानी 5 पाई/2 हो जाएगा। बस अब इनका एलसीएम निकाल देना है, क्योंकि ये इवन फंक्शन तो है नहीं, तो 2 से डिवाइड करेंगे नहीं, तो पीरियड ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 15 पाई, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कॉस ऑफ साइन एक्स। कॉस ऑफ साइन एक्स, इसका पीरियड बताना है क्या होगा। तो थोड़ा रफली चेक करके भी देख लेते हैं कि कब एफ ऑफ एक्स प्लस टी, पाई रख के देख लो, 2 पाई रख के देख लो, अपने आप आइडिया हो जाएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स तो है ही है, जरा पाई प्लस एक्स रख के देख लिया, तो कॉस कितना हो जाएगा, साइन पाई प्लस एक्स। तो साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन बाहर कॉस रखा हुआ है, कॉस बाहर रखा है, तो वो कॉस ऑफ साइन एक्स हो गया। यानी देखो एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो गई कि नहीं हो गई। एफ ऑफ पाई प्लस एक्स की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो गई। आप चाहो तो सिमिलरली 2 पाई प्लस एक्स के लिए भी चेक करके देख लो, फिर 3 पाई प्लस एक्स के लिए भी चेक करके देख लो। इस तरीके से हमें चेक करके देख लेना चाहिए। हो सकता है एक के लिए सेटिस्फाई कर रही हो, दूसरे के लिए ना कर रही हो। तो एफ ऑफ 2 पाई के बाद 3 पाई के लिए चेक कर लिया, 4 पाई के लिए चेक कर लिया, और उसके बाद फिर फाइनल आंसर दे दिया कि भाई 2 पाई प्लस एक्स देखो या 3 पाई प्लस एक्स देखो, सब सेम आ रहा है, तो पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ एफ एक्स जो है वो हो जाएगा पाई। आंसर आ गया। तो कॉस ऑफ साइन एक्स का जो पीरियड है वो पाई हो जाएगा। अच्छा, साइन ऑफ कॉस एक्स हो तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ ब्रैकेट में कॉस एक्स है। इसमें भी चेक करके देखो और बताओ इसका पीरियड क्या होगा। साइन ऑफ कॉस एक्स का पीरियड, चेक कर लेते हैं कि इसका पीरियड पाई है कि नहीं है, कि 2 पाई है, क्या है, चेक कर लेते हैं। जरा पाई रख के देख लेते हैं। तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स कितना होगा, साइन ऑफ कॉस पाई प्लस एक्स। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो क्या ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया क्या, तो आंसर होगा कहाँ आया, माइनस भी तो दे गया साथ में, जबकि एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स की इक्वल होना चाहिए। अगर ये 2 पाई होता तो कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स हो जाता, 2 पाई प्लस एक्स का मतलब हो जाता फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो वो कॉस एक्स हो जाता, तो वो फिर एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो जाता। फिर इसी तरह 3 पाई के लिए भी चेक कर लो, 3 पाई प्लस एक्स के लिए तो वो भी माइनस माइनस का ही देगा, चाहो तो चेक करके देख लो यहाँ पे। तो इसका मतलब जो ऑड वाले हैं 1 3 ये नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो 0 है, जो 2 पाई है, जो 4 पाई है, वो सारे के सारे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ एफ एक्स इज 2 पाई। 2 पाई के बाद वो सेम वैल्यू दे रहा है, देखो ना यहाँ पे, क्लियर हो रही बात। ये देखो ना एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल के दे रहा है। तो ये सब चेक करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती आंसर नहीं देना होगा, पहले चेक करेंगे फिर आंसर देंगे। ठीक, क्लियर हो रही बात, कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी भी। अच्छा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या होगा,
बता दो जल्दी से इसका भी पीरियड। पहला हमको चेक करना है कि ये पीरियड जो है वो इवन है कि इवन नहीं है। सबसे पहला काम तो हमें ये चेक करना है कि ये इवन है। तो इवन है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद बस मॉड के पीरियड और हमको पता चल जाए। तो ये इसका पीरियड क्या होता है, अभी हमने ऊपर लिखा था कि ये मॉड के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका पीरियड पाई होता है। और एफ ऑफ एक्स जो है ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो रहा है। तो बस यहीं से बस कहानी खत्म। क्या हो जाएगा पीरियड, इतना सोचने की जरूरत है। हाँ, पीरियड जो है वो हाफ पाई कॉमा पाई, तो आंसर हो गया पाई बाई 2, बात खत्म। कोई प्रॉब्लम अभी भी? ढेर सारे क्वेश्चन कर डाले हमने इसके जल्दी जल्दी। एक और अच्छा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है और इजी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x से लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर nx तक है, और माइनस का है n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एक्स। इसका पीरियड बताना है क्या होगा। फाइंड पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। n जो है वो नेचुरल नंबर है, और ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है, जिंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। तो देखो, इसको मैं बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, इजी लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन में अभी हमने एक पढ़ा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन जो होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका फंडामेंटल पीरियड हमको पता है 1 होता है। अभी हमने देखा था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर का नहीं पढ़ा था। और जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर तो है लेकिन x मिसिंग है, लेकिन x की बहुत सारी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है n इंटू एन प्लस 1/2 में। तो हम कुछ ऐसी कोशिश करते हैं, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा एक बार लिखते हैं। ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। आपने पढ़ा होगा ये जो नंबर दिया है n इंटू एन प्लस 1/2, ये नेचुरल नंबर का सम होता है, याद है। 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहाँ तक का सम होता है, ये n नेचुरल नंबर का सम होता है। x का करा दो अंदर मल्टीप्लाई, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, और लास्ट में चलते चलते ये क्या हो गया, nx हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का, अच्छा ये तो सिंपल है ना, सिंपल ब्रैकेट है ये, इसको हम ये ब्रैकेट हटा देते हैं। ये नॉर्मल ब्रैकेट है ना, ये इंटीजर वाला ब्रैकेट नहीं है, ये नॉर्मल ब्रैकेट है। इसको नॉर्मल ब्रैकेट बना देते हैं, ये नॉर्मल ब्रैकेट है ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल में सब में x का मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस ब्रैकेट ओपन भी कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x से लेके कहाँ तक चला जाएगा, माइनस nx तक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में, बोलो। अब जरा देखो यहाँ पर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसे बनाएंगे। ये x उठा लेते हैं, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, ये x नहीं है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। ये उठा लेते हैं और यहाँ से x उठा लेते हैं और माइनस कर लेते हैं कॉमन। तो क्या मुझे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x नहीं मिल जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद। तो हम माइनस एक कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये पहले वाले का बना। फिर दूसरे वाले का क्या बनेगा, दूसरे वाले का भी तो ऐसे ही सिंपल ब्रैकेट में आ जाएगा, 2x माइनस, इन दोनों को एक साथ ले लो, जो 2x है और 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इन दोनों को एक साथ ले लो, इसको ले लो और इसको ले लो।
तो ये इस टाइप के बहुत सारे बनने लगेंगे, नहीं बन जाएंगे। 2x माइनस 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर इसी तरह 3x माइनस लास्ट में आ जाएगा nx माइनस nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अब जरा बताओ, ये बाहर तो माइनस हो गया, ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर जब ब्रैकेट बनाओगे तो अब एक्चुअली में ब्रैकेट का भी यहाँ पर एक अलग मतलब होता है, तो इसलिए कोई ऐसा ब्रैकेट ना बनाए जो इंटीजर लगे या ये लगे, तो हमने ऐसे बना दिया। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x हो गया, और लास्ट में चलते चलते ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx हो गया। इनका सबका पीरियड निकालना है। अब बताओ किसका नहीं निकल पाएगा। इसका पीरियड क्या होता है 1, इसका पीरियड अभी हमने देखा था क्या होता है 1/2, इसका पीरियड अभी हमने देखा था क्या होता है 1/3, इसका पीरियड अभी हमने देखा था n का क्या होता है 1/n हो जाएगा। तो अब एलसीएम निकालना, हाँ तो एलसीएम निकालना है इसका हमको। तो क्या आंसर हो जाएगा, इनका पीरियड निकालना है, पीरियड ऑफ एफ एक्स। एलसीएम ऑफ 1, 1/2, 1/3 से लेकर 1/n तक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 1 1 1 है, तो एलसीएम हो जाए, हाँ तो आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा, तो जो 1 1 1 दिए उनका सबका आ जाएगा 1 तक, और डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का, तो वो दिया है 1 2 3 से लेके इनका सबका एचसीएफ, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, तो आंसर हो गया पीरियड ऑफ एफ एक्स क्या हो गया 1। तो ढेर सारे हमने इसके क्वेश्चन कर लिए हैं, आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके।